हाय एवरीवन। एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग, 2 लेक्चर देख चुके हैं और लास्ट लेक्चर में जो हम लोग डील किए थे केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ रहे थे अल्कली मेटल्स का, जिसमें ऑक्सीजन की ओर उसका क्या रिएक्टिविटी है इसको हम लोग देखे थे। तो उसमें हम लोग पढ़े क्या थे कि जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स, ये अल्कली मेटल्स जब ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो 3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। एक नॉर्मल ऑक्साइड बनता है, O पर 2-, एक बनता है परऑक्साइड O2 पर डबल-, और फिर एक बन रहा था सुपर ऑक्साइड O2 पर सिंगल-। ऐसा इसमें से बताए थे कि लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम बनाता है परऑक्साइड, पोटासियम, रिविडियम और सीजियम, ये तीनों बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। तो हम लोग को यही एक्सप्लेन करना था कि आखिर क्यों लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम क्यों परऑक्साइड बनाता है और ये तीनों क्यों सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इसी का एक्सप्लेनेशन हम लोग को जानना था। तो इसमें से यह जो है नॉर्मल ऑक्साइड O पर डबल-, इसमें एक ऑक्सीजन यदि और कंबाइन करवाओगे तभी बन जाएगा O2 पर डबल-, मतलब परऑक्साइड। फिर इसमें एक O2 और लगाओगे तभी बन जाएगा 2O2-, मतलब सुपर ऑक्साइड। मतलब हम लोग देख क्या रहे हैं कि इसमें तो समझो एक ऑक्सीजन है, यहाँ ओवरऑल 2 ऑक्सीजन है और यहाँ समझ लो टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए। अभी के हिसाब से हम लोग यही समझ सकते हैं। अब कौन सा ऑक्साइड बनेगा यह डिपेंड करता है उस ऑक्साइड के स्टेबिलिटी पर। और ऑक्साइड का स्टेबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं? तो ऑक्साइड का स्टेबिलिटी चेक करते हैं हम लोग लैटिस एंथैल्पी के मदद से। ऑक्साइड का स्टेबिलिटी चेक करते हैं लैटिस एंथैल्पी के मदद से कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल आयन कोई भी अल्कली मेटल केटायन है ऐसा, तो जब यह ऑक्साइड से कंबाइन करेगा तो ये दोनों के बीच ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड बनेगा, केटायन एनायन है। और जब आयनिक बॉन्ड बनेगा उस दरमियान और नॉर्मल ऑक्साइड वगैरह बन गया तो इस केस में जितना एनर्जी बाहर निकलता है यही एनर्जी कहलाता है लैटिस एंथैल्पी। तो यह एनर्जी जितना ज़्यादा होगा लैटिस एंथैल्पी उतना अधिक और वो ऑक्साइड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसमें से यह एनर्जी ज़्यादा कब होगा? जब यह अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा केटायन एनायन के बीच। और अट्रैक्शन मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों का साइज मैच करेगा, जब दोनों का साइज मैच करेगा। अब ये सभी जो केटायन हैं तो हम लोग जानते हैं लिथियम आयन से बड़ा है सोडियम आयन, सोडियम आयन से बड़ा है पोटासियम आयन, इससे बड़ा है रिविडियम, इससे बड़ा है। इसमें से लिथियम को आप बोलोगे कि सबसे छोटा साइज का है, ये तीनों को बोल दो कि ये तीनों बड़े साइज के हैं और यह इंटरमीडिएट साइज का आ जाएगा, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, इंटरमीडिएट साइज का आ जाएगा। अब यदि देखोगे तो यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, ठीक, एक ऑक्सीजन है तो लिथियम का यहाँ साइज छोटा है तो यह आसानी से या एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है। अब इसको बोलोगे कि तुम ऐसे परऑक्साइड वाला 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करो तो कैसे करेगा? यहाँ 2 ऑक्सीजन है जबकि लिथियम एक है, उसमें भी साइज छोटा है। तो एक छोटा साइज का आयन कैसे ये 2 ऑक्सीजन को संभाल सकता है? नहीं कर सकता है ना। लेकिन हाँ, इससे बड़ा सोडियम है तो यह सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा है तो क्या करेगा? 2 ऑक्सीजन को संभाल सकता है, दोनों के साथ कंबाइन कर सकता है। और उसके बाद ये तीनों का तो सबसे बड़ा साइज है, तो ये सब देखो 4 ऑक्सीजन है ऐसे, तो इसके साथ ऐसे करके कंबाइन कर सकता है। समझ रहे हो बात को क्या हम बोल रहे हैं? सो कि लिथियम आयन का साइज सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा साइज है तो यह कम से कम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। और सबसे कम ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड में है, हम लोग देख ही रहे हैं। उससे बड़ा सोडियम है तो यह सोडियम लिथियम से ज़्यादा ऑक्सीजन संभाल सकता है। तो लिथियम यदि एक ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा था तो यह कम से कम 2 ऑक्सीजन को तो संभाल ही सकता है पर ऑक्साइड।
और ई सब का साइज बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा साइज है मतलब ये सभी फैले रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को संभाल सकते हैं। मतलब ऐसे समझ लो इसको कि लिथियम मान लो इतना बड़ा है ऐसे, फिर सोडियम आयन मान लो कि इससे थोड़ा बड़ा है ऐसे, और इसके बाद रिबिडियम सीजियम वगैरह ले लो, तीसरा तो सबसे बड़ा होगा, मान लो इतना बड़ा है। अब बात है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने का, तो साइज के आधार पे देखोगे तो ये बड़े आयंस ज़्यादा फैले हुए हैं, नहीं बड़ा साइज है इनका, तो यहाँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक ही ऑक्सीजन कंबाइन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि और ऑक्सीजन आएगा तो फिर इसका साइज उतना बड़ा थोड़े है जो सबको संभाल पाएगा। यहाँ हो सकता है ऐसे करके थोड़ा साइज बड़ा है, और यहाँ तो ऐसे 4-4 ऑक्सीजन को भी संभाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा साइज है। तो 4 यहाँ दिखाना चाहोगे तो कैसे दिखा पाओगे, देखो तो 3 ही हुआ, कहाँ से 4 बनेगा ऐसे। तो यह साइज पे मैटर करता है, समझ गए। तो ये बड़े साइज के आयंस हैं, ज़्यादा फैले हुए हैं, तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। उससे छोटा सोडियम है तो उससे कम ऑक्सीजन, और लिथियम का साइज सबसे छोटा है तो यह सबसे कम ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करेगा। तो इस हिसाब से हम लोग देख लिए कि क्यों लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम क्यों बनाता है पर ऑक्साइड, और ये तीनों क्यों बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। तो यह डिपेंड किया आयंस के साइज पे, और साइज से क्या मतलब रहा, तो साइज से मतलब रहा इस ऑक्साइड आयन के स्टेबलाइज करने का टेंडेंसी। ओवरऑल डिपेंड किया या लैटिस इंथैल्पी पे। तो लिथियम का मैक्सिमम लैटिस इंथैल्पी होगा जब यह नॉर्मल ऑक्साइड के साथ होगा, क्योंकि इसके साथ बढ़िया से अट्रैक्ट होगा। यही लिथियम को तुम ज़बरदस्ती यहाँ परऑक्साइड से कंबाइन करवाओगे तो करेगा, लेकिन वहाँ अट्रैक्शन कम होगा इसके साथ, तो लैटिस इंथैल्पी क्रिस्टल का कम होगा, तो वह ऑक्साइड कम स्टेबल होगा। देखो लिखने के लिए तो हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, लिखने के लिए हम लोग नॉर्मल सोडियम ऑक्साइड भी लिखते हैं और नॉर्मल पोटासियम ऑक्साइड भी लिखते हैं, तो बनेंगे ये सभी, नहीं बनेंगे ऐसा बात नहीं है, लेकिन इनका स्टेबिलिटी कम होगा। पोटासियम का ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड है सुपर ऑक्साइड, और सोडियम का ज़्यादा स्टेबल है पर ऑक्साइड। ये डिपेंड करता है कि कौन कितने को स्टेबलाइज कर पाएगा इस फैक्ट पे। तो यह था ऑक्साइड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन। हालांकि रीजन तो एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हाँ कौन सा अल्कली मेटल किस प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको ध्यान में रखोगे, हमेशा एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये तो ऑक्सीजन की और रिएक्टिविटी देख लिए जिसमें अनेक प्रकार के ऑक्साइड्स बने। अब वाटर से ये रिएक्शन किस प्रकार से करेंगे, वाटर से इनका रिएक्टिविटी क्या होगा उसको देखते हैं हम लोग। तो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर से इनका रिएक्टिविटी क्या है। तो बोर्ड आया कि जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स, इनका रिएक्शन जब वाटर से करवाओगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, और इस एनर्जी का रिलीज होने के चलते जो रिएक्शन है काफ़ी वाइगरस होता है। वाइगरस रिएक्शन, विस्फोटक रिएक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होता है तो अनकंट्रोल्ड हो जाता है रिएक्शन। जैसे सोडियम की ही बात कर लें, 2Na + 2H2O, तो मिल करके बनता है 2NaOH + H2 + एनर्जी। अब इससे रिलेटेड कई फैक्ट्स हैं जो हम लोग को एक्सप्लेन करना है। एक बात जो पढ़ते आ रहे हो बहुत पहले से कि सोडियम मेटल को हम लोग केरोसिन में
डुबा करके रखते हैं, ऐसे खुले में नहीं छोड़ सकते हैं। सोडियम एक मेटल है, लोहा भी एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है। तो लोहा देखते हो जो आयरन है वो तो कहीं भी इधर उधर भिगा हुआ रहता है, फेंका हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सोडियम मेटल को वैसे कहीं भी फेंक के छोड़ सकते हैं? तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वह सोडियम मेटल जो है काफ़ी वाइग्रसली रिएक्शन करता है वाटर से। तो वाटर नहीं भी है तो मॉइस्चर तो रहेगा ना, तो उस मॉइस्चर से ही वह कंबाइन कर जाएगा, और मॉइस्चर से ही कंबाइन करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो यह एनर्जी यदि बहुत ज़्यादा निकला मतलब वो आग के फॉर्म में निकलेगा, आग पकड़ लेगा। तो लोहा के जैसे कहीं सोडियम मेटल को छीट करके रखोगे बीक करके, तो जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ आग लगते रहेगा हमेशा, क्योंकि यह ऐसा रिएक्शन कर जाएगा मॉइस्चर से जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। कैसे रिएक्शन होगा, यदि इस रिएक्शन को समझना चाहो तो देखो, सोडियम का वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अल्कली मेटल का एक इलेक्ट्रॉन है। H2O होता है ऐसा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या कर सकता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसा। और जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो H पे आ जाना है प्लस, यहाँ रहेगा माइनस। तो जब H पे प्लस आएगा तो यह सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा H को। तो ओवरऑल ही बन जाएगा ऐसा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस सोडियम पे प्लस आ जाएगा, प्लस H पे प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नॉर्मल H हो गया, और ये OH बाहर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ OH माइनस। अब ये Na प्लस और OH माइनस मिल करके बन गया NaOH। अब बचा यहाँ से H, एक हाइड्रोजन एटम। तो यदि ऐसे और भी हाइड्रोजन एटम लेंगे अलग अलग मोल लेने से, तो एक और हाइड्रोजन रहेगा तो मिल करके H2 बना लेगा, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है, आपस में बॉन्ड बना लेगा और H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एनर्जी रिलीज क्यों होता है, तो एनर्जी का रिलीज होना डिपेंड करता है इस H के बॉन्ड फॉर्मेशन पर, और साथ ही साथ यहाँ NaOH। तो यहाँ जो ऑक्सीजन और सोडियम के बीच का बॉन्ड है दिस इज आयनिक बॉन्ड, और H के बीच का जो बॉन्ड है दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, आयनिक बॉन्ड तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ही, हम लोग जानते ही हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ H के बीच बॉन्ड बन रहा है यह भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है। दिस वन इज ऑल्सो या वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। तो रिएक्शन के दरमियान जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन प्रोडक्ट्स में काफ़ी मजबूत बॉन्ड बन रहा है, चाहे वह हाइड्रोक्साइड के साथ आयनिक बॉन्ड बने या फिर H के बीच कोवलेंट बॉन्ड बने। और जब दो दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एक रिएक्शन में, तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। हम लोग बॉन्डिंग का कंसेप्ट तो पढ़ा ही है कि जब कभी भी कोई बॉन्ड बनता है दो स्पीसीज के बीच, तो हमेशा वहाँ एनर्जी रिलीज होता है, हमेशा वहाँ एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। और यहाँ और जितना मजबूत बॉन्ड बनेगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ तो दो दो मजबूत बॉन्ड बन रहा है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, इसलिए ऐसे रिएक्शंस हाईली एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं और एनर्जी रिलीज होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि पानी में आग नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। कैसे? सोडियम मेटल फेंक करके, सोडियम मेटल में फेंको आग लगेगा, ऐसा ही रिएक्शन होगा सोडियम मेटल का। ऐसे जितना ज़्यादा सोडियम मेटल रहेगा उतना ज़्यादा वाइग्रस रिएक्शन होगा वहाँ। तो समझ गए इन बातों को। उसके बाद ऑक्साइड फॉर्मेशन देख लिए, हाइड्रोक्साइड देख लिए, अब हाइड्राइड फॉर्मेशन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन चैप्टर में भी इसको हम लोग पढ़े हैं कि अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन से कंबाइन करके आयनिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं? तो
इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगता है, बहुत आसान सा रिएक्शन नहीं है, डायरेक्टली कंबाइन नहीं करते हैं ये। जैसे मान लो सोडियम का करवाओगे तो 2Na+H2 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए 673 केल्विन, तो ये बनता है सोडियम हाइड्राइड। उसी प्रकार से है 2 लिथियम+H2, और भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए 1073 केल्विन, तो हो जाएगा 2LiH ऐसा। अब कैसे बनाई, तो होता क्या है, देखो इतना ज़्यादा तुम जो हीट किए, यह हीट दो काम में आएगा। जैसे सोडियम है और ये H2 है, इसमें आप इतना ज़्यादा टेम्परेचर दिए, एनर्जी दिए, तो वह एनर्जी दो काम में आएगा। पहला काम आएगा कि अल्कली मेटल का जो वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और दूसरा काम आएगा H के बॉन्ड को तोड़ने में। बताया कि H का बॉन्ड काफ़ी मजबूत है, तो ये तोड़ने में तो हमेशा ज़्यादा ही एनर्जी लगने वाला है। अब इसके अलावा डिपेंड करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में भी कितना एनर्जी लग रहा है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इसका क्या है। जो भी एनर्जी लगे, मान लो कि यह इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na पर आ जाएगा प्लस, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर भटकेगा और ये H का बॉन्ड टूट गया, तो यह है कुछ ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यही इलेक्ट्रॉन ही H के पास चला जाएगा, तो H जब एक इलेक्ट्रॉन और लेगा तो 2 हो जाएगा और आ जाएगा माइनस हाइड्राइड। अब Na+ और H- मिल करके जो है बन जाएंगे NaH। केटायन एनायन टाइप का है तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ऐसा ही। और तो किसी भी अल्कली मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाओगे तो सब में एक बात कॉमन होगा कि सब में यह H2 होगा, सब में क्या, यह H2 होगा। तो फिर दूसरा चीज़ डिपेंड किया इस सब का आयोनाइजेशन एनर्जी पे, कि किसका इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी लग रहा है। जिस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, मतलब जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होगा, वह जल्दी हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन तो हम लोग जानते ही हैं, ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रिविडियम, सीजियम कि डाउन द ग्रुप जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा सीजियम, तो सबसे जल्दी हाइड्राइड यही बनाएगा। सबसे लेट से करता है लिथियम, तो सबसे इसे जो है देर से हाइड्राइड का फॉर्मेशन वही करेगा। उसके बाद हम लोग बात करें कि चलो सभी के हाइड्राइड्स बन भी गए, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटासियम हाइड्राइड, रिबिडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड, ऐसा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगा लिथियम हाइड्राइड को बनने में, उससे कम सोडियम, उससे कम पोटासियम। रीजन आयोनाइजेशन एनर्जी घट रहा है। यही देख लो ना, सोडियम और लिथियम दो का दिया हुआ है ना, देखो लिथियम का एनर्जी ज़्यादा है सोडियम से हाइड्राइड बनने के लिए। अब डाउन दी ग्रुप जाओगे, डाउन दी ग्रुप, तो जो आयनिक कैरेक्टर है वह घटेगा, मतलब लिथियम हाइड्राइड सबसे ज़्यादा आयनिक होगा, सीजियम हाइड्राइड सबसे कम, स्टेबिलिटी भी घटेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। आयनिक कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। रिड्यूसिंग बिहेवियर का भी काम करते हैं और इनका रिड्यूसिंग बिहेवियर बढ़ेगा, रिड्यूसिंग बिहेवियर इंक्रीजेज, मतलब ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये अपना हाइड्रोजन हाइड्राइड दे करके किसी को भी रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसा यहाँ फंडा है। तो सबसे ये तो समझ गया आयनिक कैरेक्टर क्यों घटेगा डाउन द ग्रुप जाने से, क्योंकि केटायन का साइज बढ़ रहा है। केमिकल बॉन्डिंग फाजाओ रूल में हम लोग पढ़े हैं कि केटायन का साइज बढ़ने से जो है ऐसे आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, यहाँ से डिक्रीज कर जाएगा। स्टेबिलिटी क्यों घटेगा, तो उसको साइज से कंपेयर कर सकते हो कि यह लिथियम है और यह हाइड्राइड है। लिथियम का साइज छोटा है तो अट्रैक्शन यहाँ मैक्सिमम होगा। अब यही तुम रुबिडियम ले लोगे तो रुबिडियम का साइज काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ का अट्रैक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। साइज बड़ा है तो अट्रैक्शन कम होगा, कम अट्रैक्शन होगा तो जल्दी टूट जाएगा, तो कम स्टेबल। रिड्यूसिंग बिहेवियर मतलब ये अपना हाइड्रोजन दूसरे को दे करके रिड्यूस कर सकते हैं, तो जो जितना आसानी से हाइड्रोजन दे देगा वह उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और हाइड्रोजन आसानी से कब देगा, जब ये फोर्स आसानी से टूटेगा।
और फोर्स आसानी से तब टूटेगा जब कमज़ोर हो, और कमज़ोर तब होगा जब साइज बड़ा हो। तो सबसे बड़ा साइज सीजियम का है, तो यही सबसे आसानी से अपना हाइड्रोजन किसी को दे सकता है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ सीजियम हाइड्राइड एंड वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम हाइड्राइड। तो ये फैक्ट्स हैं, यहाँ पे ध्यान रखोगे। सेम है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, हाइड्रोजन की ओर रिएक्टिविटी हम लोग देखें, ऐसे ही हैलोजन के साथ भी देखेंगे। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं। तो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, हैलोजन किसको बोलते हैं हम लोग? तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 एलिमेंट्स को, जिसमें से मोस्टली आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं हैलोजन। तो अल्कली मेटल हैलोजन से कंबाइन करते हैं, यहाँ X के जगह वही चारों में से कोई होगा, तो बनता है 2MX हैलाइड का फॉर्मेशन। और यहाँ भी कुछ वही बात है कि आप कोई भी अल्कली मेटल लोगे तो इसका वैलेंस में है 1 इलेक्ट्रॉन, और कोई भी हैलोजन लोगे तो इसके वैलेंस में है 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसा इसका 1। तो क्या होता है कि ये अल्कली मेटल अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है उस हैलाइड को, तो ये बन जाएगा यहाँ केटायन, और ई ऐसे करके हो जाएगा यहाँ एनायन, ऐसे। अब जब एक केटायन एनायन बन गए तो आपस में कंबाइन करके आयनिक सॉलिड बना लेंगे, जो एनर्जी रिलीज होता है लैटिस एनर्जी कहलाता है, यू हम लोग देखे हैं। तो अल्कली मेटल्स हैलोजन के साथ कंबाइन करके ऐसा हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, हैलाइड बनाते हैं। हैलाइड जो बनेगा, जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, फिर रिबिडियम क्लोराइड और फिर सीजियम क्लोराइड, या सेम अल्कली मेटल लोगे तो सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड, ऐसा। अब इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सारे हैलाइड्स का आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर, कि किस में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, किस में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। यहाँ हैलोजन सभी सेम हैं, अंतर है इस केटायन में, ऐसा। डाउन द ग्रुप जाने से केटायन का साइज बढ़ रहा है, और जब केटायन का साइज बढ़ेगा तो उसका पोलराइजिंग पावर घटेगा, और पोलराइजिंग पावर घटेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, मतलब आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप आने से आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, और जब आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ से कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज, ऐसा। तो यदि सेम हैलोजन है तो फिर अल्कली मेटल का साइज बढ़ने से आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन यहाँ बात करें तो यहाँ अल्कली मेटल सेम है, अंतर है इस हैलाइड आयन में। अब हैलाइड आयन मतलब नेगेटिव आयन, अब नेगेटिव आयन का साइज बढ़ता है तो उसका पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू फाजां रूल, जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े ऑलरेडी, ऐसा। तो डाउन द ग्रुप जाने से फ्लोराइड से बड़ा हो रहा है क्लोराइड, इससे बड़ा ब्रोमाइड, उससे बड़ा आयोडाइड। तो जब एनायन का साइज बढ़ता है तो उसका पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। मतलब इस बार क्या होगा, ऊपर से नीचे आने से ये जो कोवलेंट कैरेक्टर है वह बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। समझ रहे हो? जब केटायन का साइज बढ़ा तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ गया, क्योंकि केटायन का पोलराइजिंग पावर घट गया है। डिक्रीज ऑफ
पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, और पोलराइजिंग पावर जितना कम होगा कोवेलेंट कैरेक्टर कम, और कोवेलेंट कैरेक्टर कम तो ऑब्वियसली आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। लेकिन वही यदि एनायन की बात करें तो एनायन का साइज बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि पोलरिजेबिलिटी बढ़ जाएगा। इंक्रीज ऑफ पोलरिजेबिलिटी अलग अलग चीज़ है, पोलराइजिंग पावर और पोलरिजेबिलिटी डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में बताया जा चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल बस इतना सा बात तुम लोग याद रख लोगे कि केटायन का साइज बढ़ने से आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, जबकि एनायन का साइज बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो इसमें पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन है, तो साइज बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब दिस वन इज मोस्ट कोवेलेंट। इसमें पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन है, तो इसमें साइज बढ़ने से कोवेलेंट घटता है, तो छोटा साइज रहेगा तो ज़्यादा होगा, LiCl होगा। ऐसा समझ गए। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, क्वेश्चन इससे 100% एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा, कोई दो मत नहीं है। तो अच्छे से जो है इसको समझ लोगे, केमिकल बॉन्डिंग में भी इसको अच्छा खासा बताया गया है, तो ध्यान रखोगे इन बातों को, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी जो है अल्कली मेटल्स का, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाइड्रेशन और रिड्यूसिंग नेचर, ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और हैं। हाइड्रेशन ऑफ आयंस, हाइड्रेशन ऑफ आयंस इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई अल्कली मेटल है, ठीक, इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो वाटर में जो H2O मॉलिक्यूल है वो क्या करता है कि इसके चारों तरफ घिर जाता है। ऐसे H2O है तो O पे रहेगा पार्शियल माइनस, H पे प्लस, पोलर मॉलिक्यूल है तो यहाँ प्लस माइनस के बीच एट्रैक्शन होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, एट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट हो रहा है, और जहाँ कहीं भी एट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट हो तो वहाँ एनर्जी रिलीज होता है, और जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। जब वाटर मॉलिक्यूल किसी से जुड़े तो उस दरमियान जो एनर्जी चेंज होगा, जो इंथैल्पी चेंज होगा, वही क्या कहलाता है, हाइड्रेशन इंथैल्पी कहलाता है, मतलब हाइड्रेशन इंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। तो अब बात है कि यह हाइड्रेशन इंथैल्पी का वैल्यू क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो ऑब्वियसली इस हाइड्रेशन इंथैल्पी का वैल्यू डिपेंड करेगा इस दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट हो रहा है उस पर, या फोर्स जितना स्ट्रांग होगा हाइड्रेशन इंथैल्पी उतना ज़्यादा, ये फोर्स जितना कमज़ोर होगा हाइड्रेशन इंथैल्पी उतना कम। चूँकि यह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो यह कहीं ना कहीं इसके साइज पे डिपेंड करेगा, इस आयन के साइज पे। आयन का साइज जितना छोटा होगा या अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी उतना ही अधिक होगा। अब इसमें से हम लोग जानते हैं लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटासियम आयन, रिबिडियम आयन और सीजियम। डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ता है ना, इंक्रीज ऑफ साइज। तो सबसे छोटा साइज का लिथियम, तो लिथियम सबसे छोटा साइज का, इसका मतलब कि यह वाटर मॉलिक्यूल से सबसे स्ट्रांगली जुड़ेगा, और यह जब वाटर मॉलिक्यूल से सबसे स्ट्रांगली जुड़ेगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा इसी केस में, मतलब हाइड्रेशन इंथैल्पी लिथियम का ज़्यादा होगा किसके तुलना में, सोडियम के तुलना में। सोडियम का ज़्यादा, पोटासियम इसका ज़्यादा, और सबसे कम हाइड्रेशन इंथैल्पी किसका हो जाएगा, सीजियम का हो जाएगा। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी जो वैरी किया वह इस प्रकार से, Li प्लस का सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम सोडियम, K प्लस, रिबिडियम और ये हो गया सीजियम। तो इसका हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा, इसका मतलब हम क्या बोले कि यह वाटर मॉलिक्यूल से स्ट्रांगली जुड़ेगा। तो यदि अब तुमको ऐसे पूछे कि एक बर्तन में हम वाटर ले लिए हैं
और इसमें सारे आयंस को डिजॉल्व कर रहे हैं। लिथियम आयन भी है, सोडियम आयन भी है, पोटासियम आयन भी, तीनों को डिजॉल्व किए। तो बताओ तीनों में से सबसे फास्ट मूव कौन करेगा? लिथियम, सोडियम और पोटासियम, इन तीनों आयंस को वाटर में डिजॉल्व किया गया है। तो तीनों में फास्टली मूव कौन करेगा? लिथियम, सोडियम या पोटासियम? तो सबसे पहले कि वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये सभी बनाएंगे हाइड्रेट। अब हाइड्रेट में सबसे ज़्यादा हाइड्रेट का फॉर्मेशन लिथियम करेगा, यह वाटर मॉलिक्यूल से सबसे स्ट्रांगली जुड़ेगा, और सबसे कमज़ोर जुड़ेगा पोटासियम, क्योंकि साइज जो तीनों में सबसे बड़ा उसी का है। अब जब लिथियम आयन स्ट्रांगली जुड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल से, तो यार लिथियम है और ये मान लो वाटर का मॉलिक्यूल है, इससे स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। वही सोडियम है, फिर ये वाटर का मॉलिक्यूल, लेकिन ये थोड़ा कमज़ोर है ऐसे। तो जब ये स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है तो ये कहीं चाहेगा मूव करना, तो मूव कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि यह इसके साथ स्ट्रांगली जुड़ा है, और ये इसके साथ उतना स्ट्रांगली नहीं जुड़ा है, तो ये कहीं चाहेगा तो मूव कर सकता है। तो इसका मतलब कि जिसका हाइड्रेट फॉर्मेशन कम होता है उसका सॉल्यूशन में जो मूवमेंट है, मोशन है, जिसको आयनिक मोबिलिटी भी हम लोग बोल सकते हैं, वह अधिक होगा। तो तीनों में सबसे फास्टली मूव करेगा कौन? पोटासियम, और सबसे स्लो रेट से मूव करेगा लिथियम। मतलब जिसका हाइड्रेशन मैक्सिमम होता है उसका मोबिलिटी कम होता है, उस आयन का मूवमेंट कम होगा, और जिसका हाइड्रेशन कम होता है उसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा, वह आसानी से जो है मूव करेगा। तो लिथियम का हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए लिथियम का कोई भी सॉल्ट हो तो वह सॉल्ट हमेशा वाटर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे लिथियम क्लोराइड है, 2 वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा रहता है हमेशा। सोडियम क्लोराइड भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उतना नहीं करता है जितना लिथियम करता है। नीचे वाले तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर करते हैं। तो समझ गए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसमें? हाइड्रेशन में क्वेश्चन आ सकता है कई तरीके से, किसमें से किस आयन का मैक्सिमम हाइड्रेशन होगा, किसका आयनिक मोबिलिटी अधिक होगा। तो इन सारे फैक्ट्स को हम बता दिए, अच्छे से समझोगे और नोट्स को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, बाकी जो है उसको आगे का लेक्चर में। धन्यवाद।